Good evening, all of you. Good evening, Deepthi, Himanshi, Yash. I think we have started class 1 minute before. Is it so? That's why students are not there. Am I audible and properly visible or not? Is that properly audible or visible? Ma'am, you are audible. Right. Yes, ma'am, you are audible. So, any doubt regarding the previous lecture? Or shall we move forward? मैप आ गया आप लोगों के पास, एटलस ले लिया आपने? एटलस लिया? यश, हिमांशी, दीप्ति? ये सारे फैक्ट्स हैं. अच्छा, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, राइट? एक्चुअली जो आपने सुना होगा, दो नाम सुनोगे, नीप एंड टाइड. हैव यू heard the name of नीप एंड टाइड? जो ओशन वेव्स होती है वो ऊपर जाना, ओशन वेव्स का नीचे आना, these scenarios known as नीप एंड टाइड. So these scenarios related to the moon, but we are not covering this particular section on at present point. हम इसको बाद में करेंगे. नीप एंड टाइड वाला जो सेक्शन है ये सारा बाद में करेंगे. पहले जब हम इंडियन पढ़ने लगेंगे उसी समय आप नीप टाइड ये जब ओशन करेक्ट पढ़ेंगे, ओशन स्फीयर, तब ये सारा मून के साथ किसी जितनी भी चीजें सब कर लेंगे. ठीक है, अभी यूनिवर्स में जस्ट इंट्रोडक्शन की तरह इसको देख लेते हैं. नीप टाइड या जो भी सेक्शन है आपका वो हम बाद में देखेंगे. जब हम आपका ओशन स्फीयर करेंगे तब उसमें हम आपका नीप टाइड और ये सारा कुछ कवर करेंगे. राइट, अभी जो है जस्ट इंट्रोडक्शन को आप जो इंट्रोडक्टरी है मून का सिर्फ उतना ही देखते हैं. जैसे आपका इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लेंगे तो ये जितने भी टिडबिट्स हैं वो जल्दी कवर हो जाएंगे. राइट, आवाज क्लियर नहीं है अभी? अब क्लियर है? नाउ इट इज ऑडिबल? इज दैट ऑडिबल नाउ? एनीवन? और किसी को प्रॉब्लम है वॉइस को लेके? प्रतिभा एंड मनु, दीप्ति? तो देखते हैं मून को. हमने क्या पढ़ा था कल कि जितने भी यहाँ पे यूनिवर्स में हमारे यूनिवर्स और स्पेस में क्या डिफरेंस है कि यूनिवर्स कलेक्टिव जो सारी चीजों को जब कलेक्ट करके बोलते हैं तो यूनिवर्स कहते हैं. और जैसे ही उसमें से अर्थ को माइनस कर देते हैं, अर्थ से खड़े होकर जितनी भी चीजें वो क्या है, वो स्पेस है. अब ये हमने समझा था कि हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो जिस मिल्की वे में है, मतलब जिस गैलेक्सी में है, वो गैलेक्सी को हमने कहा था मिल्की वे. और हर गैलेक्सी मतलब मिल्की वे में या और भी जितनी भी गैलेक्सी है उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स पाए जाते हैं. तो इसी तरह हमारा जो मिल्की वे है, आकाशगंगा, उसमें जो मेजर प्लैनेट है वो कहते हैं सोलर सिस्टम, यानी सन और उसकी जो 8 प्लैनेट्स हैं उनको कलेक्टिवली हम सोलर सिस्टम कहते थे. जिनमें हमने देखा कि बहुत सारे प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स भी हैं और उनमें से जो हमारी प्लैनेट है अर्थ, उनका जिसका जो सैटेलाइट है वो है मून. तो अब सैटेलाइट मतलब वो ऐसा बॉडी, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड रोटेशन या रिवोल्यूशन दोनों कर, सन के चारों तरफ और अपने एक्सिस पे, सन के चारों तरफ. सन अपने एक्सिस पे, मून अपने एक्सिस पे और अर्थ के एक्सिस पे. तो सोचिए कितना ज्यादा जो है सारे एक दूसरे के आगे पीछे घूमते रहते हैं. तो ये जो मून है ये अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, चक्कर लगाता रहता है. हो सकता है ये सारी चीजें आपको पता हो, वेरी बेसिक थिंग्स आर दैट कि इसमें क्या होता है कि मून का कभी हम देखते हैं कि मून एकदम सर्कुलर दिखता है, कभी वो उसका शेप जो है चेंज होता रहता है. और ये सारा जो फिनोमेना है वो किस लिए होता है, जिसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून. क्योंकि मून का अपना कोई, अब मून के पास अपने के पास कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है और वो क्या करता है, वो भी अपनी लाइट कहाँ से डिराइव कर रहा है, वो भी उसको भी अपनी लाइट सन से डिराइव करनी है और सन से लाइट डिराइव कर रही है अर्थ. तो अर्थ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके मून तक पहुंच रही है. तो जब जिस पार्ट पे मून की लाइट पड़ती है, जिस पार्ट पे मून की लाइट को पड़ता है, वही जो उतना ही पार्ट हमें विजिबल दिखाई देता है. और इस पूरे सिनेरियो को हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून, कि जहां से जो रिफ्लेक्शन है लाइट का वो मून तक पहुंचता है, उसी को हम कहते हैं फेजेस ऑफ द
मून। तो और ये मून को लेके भी इतना ही कॉन्सेप्ट लेके रहते हैं, जैसे इसका जो नीप एंड टाइड, इसको जिसको ज्वार और भाटा कहते हैं, ओशन ज्वार और भाटा, नीप एंड टाइड, नीप एंड एब आता है, वो वाला जो सर्कमस्टेंसेस है वो तब करेंगे जब आपका ओशन और टाइड डील करेंगे, राइट। तब उसको उस टाइम ये आपका जो ओशन इज के टाइम पे ये आपका नीप एंड टाइड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। अभी आ जाते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें शुरू करना है आपका इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने आने की प्रोबेबिलिटी होती है, चाहे फिर वो कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। कोई भी वनडे एग्जाम है वहां पे इंडियन ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ओशियनोस्फीयर का बेसिक जितना सिनेरियो आपकी इंडियन ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा कवर करके इंडियन ज्योग्राफी पे जाते हैं। पहले इंडियन ज्योग्राफी को थॉरली फर्स्टली एकदम फाइन तरीके से कवर कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी टिडबिट्स है वो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो अभी ऑफ द अर्थ जानने से पहले हमने फर्स्ट डे भी एक क्लास क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पृथ्वी यानी अर्थ पे रहते हैं या अर्थ में रहते हैं, तो उस दिन दीप्ति ने बताया था कि हम अर्थ पे रहते हैं, यानी अगर ये अर्थ है तो हम यहाँ पे रहते हैं, इसके अंदर नहीं रहते हैं, है ना। तो अगर हम अंदर नहीं रहते हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो ये जो अंदर की स्ट्रक्चर है उसको जो भी चीजें जानी जाती है उसको हम कहते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। यानी जो हमारा ये पूरा प्लैनेट अर्थ है उसकी इंटीरियर जो बॉडी है वो क्या है, इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है वो हम जान रहे हैं, ठीक। on the surface, right? We are living on the surface. हम अर्थ के सरफेस पे तो अंदर जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो क्या है उसको जानने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब इंटीरियर किसी भी बॉडी का इंटीरियर पार्ट जानने का सबसे जो बेस्ट सोर्स था वो क्या था कि हम क्या करते कि अर्थ का अब जो है हम यहाँ पे क्या करते ड्रिलिंग शुरू कर देते, ड्रिलिंग करते 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 जब वो एकदम या तो एकदम कोर तक पहुंच जाते अर्थ के, तो हमें पता चल जाता कि भाई अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। लेकिन अभी तक इतना बड़ी लेवल पर ड्रिलिंग करना ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इतनी लंबी ड्रिलिंग नहीं कर पाए हैं तो हम ये कैसे बताएंगे कि अर्थ का जो कोर है, अर्थ के जो इंटीरियर है वो कैसे कैसे बनी हुई है। तो उसके लिए पहली चीज तो ये मानी गई कि अर्थ क्या है, टाइम टू टाइम इस अर्थ से जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज होती रहती है। वो ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है, जैसे आपका अर्थक्वेक, जैसे आपका वोल्केनिक इरप्शन। तो अर्थ से जो टाइम टू टाइम कुछ ऐसी ज्योग्राफिकल प्रोसेस होती रहती है जिनसे अर्थ अपने इंटीरियर की चीजों को क्या करती है, बाहर निकालती है। और उन्हीं स्ट्रक्चर्स का हम जो है जब प्रॉपर वे में उसको प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उन्हीं से हमने ये डिफाइन किया है कि ऐसा हो सकता है कि अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये है कि अभी हम पूरी तरीके से श्योर होकर यही इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। फिर भी क्योंकि जो भी प्रोसेस के थ्रू जो भी चीजें अर्थ ने बाहर निकाली है, अब तक पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ने, पूरे ज्योग्राफर्स ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, इसीलिए अभी तक हम इसी चीज को मानते हुए चले आ रहे हैं। तो अब अर्थ को समझने के लिए हमने इसको अर्थ को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, ठीक। कहा गया कि जो अर्थ की जो बॉडी है ये 3 पार्ट्स में है, जिसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं ये है अर्थ की क्रस्ट, ठीक। अर्थ की क्रस्ट है जिसको सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं अर्थ की क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के बाद जो क्रस्ट है वो सबसे कम पार्ट है, इसका मतलब हम जिस पार्ट पे रहते हैं वो है क्रस्ट, उसी को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जिसपे हम क्या है बसे हुए हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे आपके ओशियन सारा कुछ है, इसी लिथोस्फीयर या अर्थ क्रस्ट का पार्ट है। अर्थ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो है आपका मेंटल का पार्ट, जहाँ पे पूरा मतलब पूरा सेंटर ऑफ द अर्थ लगा हुआ है, सबसे ज्यादा पार्ट कहा जाता है मेंटल में पाया जाता है। और उसके बाद सबसे बचा है आपका वो है कोर। तो अब ये समझा गया कि भाई हम तो क्रस्ट पे रहते हैं, तो ये सब पहले साइंटिस्ट ने ये समझा कि अर्थ का जो अर्थ के क्रस्ट से जैसे हम नीचे आएंगे तो क्या अर्थ सॉलिड है या अर्थ लिक्विड है, इसको लेके प्रॉब्लम होने लगी कि अर्थ को फिर सॉलिड माने या अर्थ को लिक्विड माने। तो जब यहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस होने लगे तब ये समझा जाने लगा कि नहीं, अर्थ की जो क्रस्ट है कहीं वो ऐसा है कि क्रस्ट के बाद थोड़ा सा पार्ट सॉलिडिफाई हुआ है, सॉलिड का है, बाकी जो पार्ट है वो लिक्विड है। और अंतिम में जो कोर वाला पार्ट है वो इतना गर्म है कि उससे लगातार क्या है हीट का एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसका मतलब जो अर्थ का क्रस्ट मेंटल और कोर है उसकी स्टेट को चेक किया गया, तो जो ऊपर का लिथोस्फीयर है उसको कहा गया सॉलिडिफाई है, मेंटल का कुछ पार्ट सॉलिडिफाई है और कुछ पार्ट क्या है लिक्विड फॉर्म में है। अब ये देखा गया कि ये लिक्विड कैसे है, तो ये ऐसा माना गया कि जो लिक्विड है दिस इज इन द विस्कस फॉर्म। विस्कस मतलब जैसे आपका तेल होता है उस तरीके का, उस लिक्विड फॉर्म को हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, राइट। और अब जब समझते हैं
कि पहले जो है कि अर्थ के का जो ये वाला इस सेक्शनल डायग्राम देख के हम इसको समझते हैं कि अर्थ के को हमें क्या क्या इसमें रखना है, क्या क्या समझना है और क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो आपके आगे के टॉपिक के लिए। तो पहला हमने समझा कि अर्थ में 3 पार्ट, अर्थ का क्रस्ट, अर्थ का मेंटल और अर्थ का कोर। अर्थ का क्रस्ट क्या है? जिसपे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हो पाई है, जहाँ पे पूरी ह्यूमन लाइफ बसी हुई है, ये पार्ट है आपकी अर्थ की क्रस्ट की। अब क्योंकि पूरी ह्यूमन लाइफ बसी हुई है, ह्यूमन लाइफ को हम कलेक्टिवली इन्वायरमेंट या एनवायरमेंट कहते हैं। तो इस एनवायरमेंट में केवल ह्यूमन लाइफ के अलावा आपके प्लेट्यूज, प्लांट्स, लेक्स, माउंटेन्स, ये सारी मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सबको इनकम्पास कर लिया जाता है। ये हो गया आपका अर्थ का क्रस्ट। अब ये सबसे कम पार्ट है, यानी कि जहां से अर्थ शुरू हुई वहां से लेके सिर्फ 30 किलोमीटर तक हम गए, सिर्फ 30 किलोमीटर तक की डेंसिटी को गए। दिस इज द पार्ट ऑफ योर अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ जो एकदम आपका सरफेस लेवल है वहां से केवल 30 किलोमीटर तक का जो पार्ट है, केवल उसी को हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अर्थ क्रस्ट के बाद जो बॉडी है वो है आपकी मेंटल। मेंटल में कहा गया कि जहां जैसे कि यहाँ पे 30 किलोमीटर खत्म हुआ, तो 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक हम जाते जा रहे हैं। 2900 किलोमीटर की डेप्थ को हमने कहा कि ये जो सबसे बड़ा पार्ट है, ये सबसे ह्यूज पार्ट है जो अर्थ का, इसको हम कहते हैं, इसको हमने कहा कि ये है मेंटल का पार्ट। अब मेंटल में हमने आपको क्या बताया कि मेंटल का जो पार्ट है ये सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, ठीक। अब इसको हम अपने मतलब कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर एजुकेशन, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर स्टडी, हम इसको डिफरेंट डिसकंटिन्यूटी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूटी मतलब जहां से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट से मेंटल और मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल या क्रस्ट और मेंटल के बीच में प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, उसको हम डिवाइड करते हैं डिसकंटिन्यूटी से, कि यहाँ से मतलब इन दोनों के बीच में ये पर्टिकुलर डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जिनसे इनके फिजिकल और केमिकल नेचर में चेंजेस होते हैं। तो इस डिसकंटिन्यूटी की बेसिस पे हम अर्थ के क्रस्ट, अर्थ के मेंटल और मेंटल में भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करके हम समझते हैं। उसके बाद अर्थ का कोर, अर्थ का जो कोर है वो माना जाता है कि आयरन और निकल से बना हुआ है। आयरन और निकल से बना हुआ जो कोर है अभी भी क्या है कि वो लगातार बर्निंग में चल रहा है। तो जहां पर 2900 किलोमीटर खत्म हुआ, वहां से लेके हम मतलब अगर हम समझते हैं 3400 तक हम जाएंगे, तो वो वाला जो पूरा पार्ट है वो कोर का पार्ट है। तो कुछ जिसमें साइंटिस्ट थे, इसमें एक आपके लेहमैन ब्रदर्स थे, तो इन्होंने कहा कि कोर को आप दो भागों में इसको भी डिवाइड करके, दो पार्ट्स में आप कोर को भी डिवाइड करिए, एक अपर कोर, एक लोअर कोर। कुछ ज्योग्राफर्स अपर कोर लोअर कोर डिवाइड करके पढ़ते हैं। सारे ज्योग्राफर्स मतलब ऐसा नहीं कि सबके सब में ये मतलब ऐसा नहीं है कि सब में एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल पाया गया है। कुछ लोग इसको डिवाइड करते हैं, कुछ लोग नहीं भी डिवाइड करते हैं। पहले हम समझते हैं पूरे अर्थ की स्ट्रक्चर को। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल ये डायग्राम है, ये अगर अर्थ का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है, तो ऊपर का जो ये पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये तो हो गया आपका क्रस्ट का पार्ट, क्रस्ट या लिथोस्फीयर का पार्ट। क्रस्ट या लिथोस्फीयर का जो पार्ट है, ये है आपके ऊपर से लेके 30 किलोमीटर, यानी कि ऑन द सरफेस से लेके 30 किलोमीटर तक हम जाएंगे, तो बन जाती है आपकी अर्थ की क्रस्ट या अर्थ की लिथोस्फीयर। अब जिस मतलब जो आपका क्रस्ट है, हाँ मैम ये क्रस्ट मेजर कहाँ से करते हैं मैम? क्योंकि सीधा तो जो लेवल है वो नीचे है मैम, माउंटेन्स भी है मैम, हम प्लेन लेवल पे मेजर कहाँ से करते हैं मैम? 30 किलोमीटर कहाँ से करते हैं मतलब कि कहाँ किस पॉइंट से हमने लिया है कि यहाँ से लेके 30 किलोमीटर? यस देखो ऐसा माना जाता है कि मीन सी लेवल से लेके नापा गया है, ठीक है। अभी मीन सी लेवल क्या है कि मीन सी लेवल ये मानते हैं कि मतलब जितना जितना जैसे कि आपका हिमालय की डेंसिटी कितना वो ऊपर गया, कितना वो नीचे गया, तो उसके बेसिस पे पहले से हमने मीन सी लेवल कैलकुलेट करके रखा है। उसी मीन सी लेवल से आपकी हिमालय की ऊंचाई हो गई, या आपका किसी भी माउंटेन का ये हो गया, माउंटेन का जो भी ऊंचाई वगैरह नापते हैं उसी से नापते हैं, या ओशन के डेप्थ को बताते हैं तो उसी डेप्थ से बताते हैं, या अर्थ की क्रस्ट को हम बता रहे हैं तो उसी मीन सी लेवल से ही बताया जाता है, राइट। और ये जो मीन सी लेवल है, ये भी एक इमेजिनरी, जैसे कि आपका साइंस में नहीं होता कि आई, अगर आपने साइंस पढ़ा हो तो आई लिख देते हैं कि साइन आई या कॉस आई, तो आई क्या है? समथिंग व्हिच इज इमेजिनरी। तो ये जो भी चीजें हैं वो इसको इमेजिनरी ही लेके हम इसको मेजर करते हैं, राइट। तो इसका भी कोई भी मतलब यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, ठीक, इसको भी इमेजिनरी ही लेके चलते हैं, ठीक है, क्लियर होगा? अब
ये हो गया आपका अर्थ का क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट को जब हमने कहा कि अगर अर्थ की क्रस्ट को भी अगर हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़े तो कौन सा जो पार्ट है जहां पे उसकी फिजिकल और केमिकल नेचर में डिफरेंस मिला उसको हम किससे डिवाइड करते हैं? डिसकंटिन्यूटी से। जहां पे भी फिजिकल और केमिकल नेचर में स्लाइट डिफरेंस पाया जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। इस डिसकंटिन्यूटी से हम ये देखते हैं कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है उसमें स्लाइट डिफरेंस है। तो जो पार्ट आपके अर्थ के क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है उस पहले डिसकंटिन्यूटी हो गई, वो आपकी हो गई कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी। तो पहली जो डिसकंटिन्यूटी है वो है आपकी कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी जो कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड कर रही है। आपसे क्वेश्चन अगर इसमें आता है तो हो सकता है आप अगर थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश हो तो सारे डिसकंटिन्यूटीज का आपको मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वो लगाने ऑर्डर लगाने के लिए आ सकता है। तो सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी क्या है? वो है आपकी कोनोरॉड की। जैसे ही अर्थ की क्रस्ट खत्म हुई हमारा शुरू हो गया मेंटल का पार्ट। तो जो मेंटल का पार्ट है वो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जहां से अर्थ के क्रस्ट ने मेंटल में डिवाइड किया, जैसे अर्थ की क्रस्ट डिवाइड हो गई कि अपर मेंटल लोअर मेंटल, वो सबसे पहला जो ये वाली आपकी डिसकंटिन्यूटी थी इसको हमने कहा मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक, या तो इसको आप मोहो डिसकंटिन्यूटी कहेंगे या मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक, अब जैसे ये अपर मेंटल है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, जहां से अपर मेंटल लोअर मेंटल में डिवाइड होता है इस डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं रिपीटिव डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तो पहले डिसकंटिन्यूटी थी आपकी कोनोरॉड जिससे क्या किया? अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से डिवाइड किया। उसके बाद आई आपकी वो डिसकंटिन्यूटी जिसने आपके लोअर क्रस्ट से यानी क्रस्ट से मेंटल को डिवाइड किया, वो हो गई आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी। सॉरी, हाँ, मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हमने कहा रिपीटिव डिसकंटिन्यूटी। अभी जो रिपीटिव डिसकंटिन्यूटी इस पे क्वेश्चन आ चुका है, पहले से पूछा गया अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं? तो वो है रिपीटिव डिसकंटिन्यूटी। अब जैसे आपका लोअर मेंटल खत्म हुआ, कोर शुरू हुआ, तो कोर और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी थी वो थी आपकी यानी कि आउटर कोर की, तो वो हो गई आपकी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब बाद में क्योंकि लेहमैन ब्रदर्स ने बोला था कि कोर को भी हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, इसीलिए उन्हीं के नाम पे हमने कोर की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहा है। क्लियर हुआ? तो अब हमने समझा क्या क्या कि डिसकंटिन्यूटी क्या है? तो जहां से बॉडी में फिजिकल और केमिकल मतलब फिजिकली और केमिकली दोनों तरीके से हम क्या देखते हैं? स्लाइटली चेंज देखते हैं, उसको हमने कहा ये है क्या? डिसकंटिन्यूटी। तो अब कौन बिना देखे कौन बता सकता है सारी डिसकंटिन्यूटी के बारे में? अगर याद हो तो पहले बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा कि जो है ये पूरे अर्थ है इसको हमने तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ा। सबसे जो ऊपर वाली पार्ट है इसको हम कहते हैं अर्थ की क्रस्ट जो 30 किलोमीटर तक थी। 30 किलोमीटर से जब हम 2900 किलोमीटर तक गए तो वो बन गया आपका क्या? आपका बन गया मेंटल का पार्ट। उसके बाद आगे हम 3400 तक जाते हैं, 34 या 3900, 3400, हाँ 3400 तक गए तो आपका कोर बन गया। अब हमने कहा क्रस्ट क्या जो सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी थी वो क्या थी? जिसने क्रस्ट को आपस में डिवाइड किया, तो क्रस्ट की जो सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी थी वो थी कोनोरॉड ने क्या किया? अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को डिवाइड किया। जहां से लोअर क्रस्ट खत्म होता है मेंटल क्रस्ट शुरू होता है वो आपकी डिसकंटिन्यूटी थी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जिसने डिवाइड किया उसको हमने कहा ये है आपकी रिपीटिव डिसकंटिन्यूटी। मेंटल से आपका कोर जहां शुरू हुआ रहा है उसको हमने कहा दिस इज द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब क्योंकि लेहमैन ब्रदर्स ने बोला था कि कोर को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, इसलिए उन्हीं के नेम पे इस लास्ट वाली जो डिसकंटिन्यूटी है जो अपर कोर और लोअर कोर को डिवाइड करती है इसको हम कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इतने में कोई डाउट है? एक बार आप कौन बताएगा? जो बिना देखे कोई बता सकता है पूरा सारी डिसकंटिन्यूटी के बारे में? कौन बताएगा? एनीवन? मैम आई विल टेल। या प्लीज। सो मैम हम अभी अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो अर्थ में तीन लेयर, हम अर्थ का जो लेयर है उसका रेडियस तक उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो क्रस्ट होता है वो होता है फ्रॉम द सी लेवल टू 30 किलोमीटर एंड 30 to 2900 किलोमीटर तक मेंटल होता है, तो वहां से 3400 किलोमीटर तक होता है हमारी कोर। उसके बाद हम डिसकंटिन्यूटीज पढ़ते हैं क्योंकि अलग अलग लेयर्स में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है व्हेन वी आर स्टडीइंग द लेयर्स ऑफ अर्थ। तो हमारी पहली जो हमारी टोटल
होती है 1 2 3 5 डिसकंटिन्यूटीज होती है, जिसमें से पहली डिसकंटिन्यूटी होती है कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, जो कि होती है क्रस्ट में बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। उसके बाद आती है हमारी मोरोविक डिसकंटिन्यूटी, जो कि होती है बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, क्योंकि सेकंड लेयर मेंटल है तो बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। थर्ड होती है हमारी रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, जो कि होती है बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, मतलब हमने मेंटल को भी लोअर अपर में दो पार्ट में डिवाइड करा। उसके बाद आती है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि होती है बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। और फिर आउटर कोर मतलब जो कोर है अर्थ का, वो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ते, तो लेमन ब्रदर्स ने ये बोला था कि हम कोर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, इसलिए वो भी हम आउटर इनर करके उसको पढ़ लेते हैं। तो ये होता तो है। लेफ्ट हैंड किसी को कोई डाउट है? और प्रतिभा ने बहुत अच्छा आपको बना के दिया है, आप केवल इतना याद रखिएगा CMRGL, ताकि आपको सारी डिसकंटिन्यूटी बिल्कुल सीरीज में याद रहे। CMRGL, वेरी गुड प्रतिभा। तो इतना क्लियर हुआ? कुछ पूछना है इसमें? क्लियर हो गया? जाशु लंकर, हिमांशी, दीप्ति, सॉरी दीप्ति को तो क्लियर है, अनमोल, संदीप, शरणदीप, कलाम नहीं थे बच्चे क्लास में? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? ठीक चल रही है मैम, कल नहीं थी, कल कुछ काम था तो मैं नहीं थी, पर समझ आ रहा है। समझ आ रहा है, चलिए। और अभी कौन नया बच्चा कौन था? हिमांशी आप नहीं थे ना? आपकी फर्स्ट क्लास है ना? अब आ जाते हैं आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे। तो आपको समझ में आ रहा है हिमांशी? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कुछ भी बाउंस कर रहा है? वैसे ही थोड़ा सा न्यू ही है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी तो आप बताइएगा, ठीक है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। शायद इससे क्वेश्चन ना भी आए, ठीक है? इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही लेस है प्लेट टेक्टोनिक, लेकिन जो आपकी जितनी भी चीजें बेस है वो प्लेट टेक्टोनिक पे ही बेस होती है, इसलिए हमें समझना होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये क्या होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? इसको समझते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो ये कहती है कि जो अर्थ बनी हुई है, अर्थ की जो क्रस्ट बनी हुई है, अरे गोला ही नहीं बनता, अर्थ की जो क्रस्ट है, वो जो अर्थ की क्रस्ट है केवल एक ही पूरे डिस्क पे बेस्ड नहीं है, एक ही पर्टिकुलर डिस्क पे पूरी की पूरी जो आपकी जो क्रस्ट है ये बेस नहीं है, ये डिफरेंट प्लेट्स से बनी हुई है। बहुत सारी प्लेट, जो बड़ी प्लेट्स है उनको हमने कहा मेजर प्लेट, और जो छोटी प्लेट्स होती हैं उनको हम कहते हैं माइनर प्लेट्स। तो मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स मिलके क्या करती हैं? आपकी क्रस्ट बनाती है, अर्थ की क्रस्ट बनाने का काम करती है। अब ये कहते हैं अर्थ की क्रस्ट कहाँ मिलती है? तो ये बताया इन्होंने, मतलब कि साइंटिस्ट ने, ज्योग्राफर्स ने ये बताया है कि जहां पे आपका ये इनर, वो आपका पहला पार्ट है क्रस्ट जहां पे खत्म हो रहा है, और अपर मेंटल है, इन्होंने बोला कि जो अपर मेंटल है ये क्या है? ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है। अर्थ का जो अपर मेंटल है वो सॉलिड नहीं है, बल्कि ये लिक्विड फॉर्म में है। और इस लिक्विड फॉर्म को इन्होंने कहा कि हम इसको नाम देते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है? साफ लिख देते हैं एस्थेनोस्फीयर। अब इन्होंने कहा कि जो मेजर प्लेट्स है आपकी 7 मेजर प्लेट्स हैं और बाकी सारी माइनर प्लेट्स हैं। तो 7 मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं? जितनी भी आपकी कॉन्टिनेंट्स हैं वो कहते हैं, जो भी मेन कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे एक पर्टिकुलर प्लेट्स। तो जैसे कहा गया ये एक प्लेट हो गई आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक है आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, एशियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये क्या है? 7 मेजर प्लेट्स, आपकी आर्कटिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। तो ये जो है आपकी जो है मेजर प्लेट्स है। इसके अलावा बहुत सारी क्या है माइनर प्लेट्स पाई जाती है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पे कोई प्लेट पाई गई, जो अब आप एंट्रेंस लोगे तो आप देखोगे वहाँ पे लास्ट में आप इस तरीके से वो शो किया रहता है कि प्लेट्स बनी हुई है, ठीक है? तो यानी बस इतना आप मोटा मोटा समझिए कि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो पूरी एक डिस्क पे बेस्ड नहीं है, ये बहुत सारे मेजर और माइनर प्लेट से मिलके बनी हुई है, ठीक? तो मेजर प्लेट और माइनर प्लेट कहाँ मिलते हैं? तो ये उन्होंने कहा कि जो जैसे ही अर्थ क्रस्ट से नीचे जाते हैं तो अपर मेंटल वाला जो पार्ट है आपका, अपर मेंटल वाला जो पार्ट है वो दैट इज नॉट इन अ सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, वो लिक्विड स्टेट में है। और वो जो लिक्विड स्टेट है उसको हमने कहा कि वो एस्थेनोस्फीयर है। तो जो ज्योग्राफर्स है
जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि इस एस्थेनोस्फीयर की जो अपर एस्थेनोस्फीयर जो लिक्विड फॉर्म में है, इसमें जो मेजर प्लेट्स है और जो माइनर प्लेट्स है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक, वो मूव कर रही है लगातार। अब इन्हीं मूवमेंट में नई प्लेटें बनती भी रहती हैं और हटती भी रहती हैं। तो जो ये बनना और प्लेटों का हटना, मतलब कि सबडक्ट होना, खत्म हो जाना, मतलब एकदम डिस्ट्रॉय हो जाना, नई प्लेट्स का बनना और पुरानी प्लेट्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या कहते हैं इसको, प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या है, इन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ है वो किसी एक डिस्क पे नहीं बनी हुई है, ये बहुत सारे मेजर और माइनर प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है। और ये जो मेजर और माइनर प्लेट्स है ये एस्थेनोस्फीयर पे लगातार क्या कर रहे हैं, एस्थेनोस्फीयर वो पार्ट है अपर मेंटल का जो लिक्विड फॉर्म में है, और इस लिक्विड फॉर्म पे हमारी सारी मेजर और माइनर प्लेट्स मूव कर रही हैं। तो जब मूवमेंट होती है तो क्या होता है कि आप मान लीजिए कि प्लेट्स, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके इन सारी प्लेट्स हैं, ठीक। अब ये केवल अगर हम इतना देखें तो जब ये इन दोनों का आपस में मूवमेंट होता है तो इसमें क्या होगा, या तो दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी, ठीक है, या ऐसे करके कोलाइड करेंगी। तीन तरह की सिचुएशन होती है। या तो दोनों प्लेट्स क्या मान लीजिए ये एक ये प्लेट है और ये प्लेट है, दैट विजिबल और नॉट। तो क्या रहता है कि मतलब जब ये आपस में टकराती है तो एक प्लेट जो भारी प्लेट होती है वो क्या होता है कि जो है हल्की वाली प्लेट के नीचे चली जाती है, ठीक। इसको हम कहते हैं कन्वर्ज होती है, ठीक, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट, यानी कि कन्वर्ज होते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि जब दो प्लेट्स आई और ये दोनों एक दूसरे से दूर चली गई, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये हो गया डाइवर्जेंस, डाइवर्ज होती है। और थर्ड जो होता है, जो थर्ड कंडीशन होती है, एक प्लेट दूसरी से एकदम स्लाइड करके निकलती है, ठीक है, इस तरीके से निकलने की, स्लाइड करके निकलती है। इसको हम कहते हैं कि ये जो है ये स्प्रेड हो रही है, स्प्रेडिंग करके निकल रही है, ठीक है। तो या तो आपसे जो प्लेट है वो एक दूसरे से टकराएंगी, कन्वर्ज होंगी। दूसरी तरह सिचुएशन क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगी या फिर एक दूसरे से स्लाइड करेंगी। तीनों ही कंडीशन में जो भी प्लेट्स होती है वो क्या होती है, कुछ ना कुछ उसमें डैमेज होता है तो नई प्लेट्स बनेगी, और कुछ ना कुछ तरीके की जो आपकी ज्योग्राफिकल एक्टिविटी होगी वो अर्थ पे होगी। इस पूरी जो सिचुएशन है, इस पूरी जो सिनेरियो है, उसको हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। अब ये प्लेट टेक्टोनिक से होता क्या है, मान लीजिए कि ये दो प्लेट्स थी, ठीक, इधर से एक प्लेट थी, ए प्लेट, ठीक, इधर से आ रही है आपकी बी प्लेट। ये दोनों आपस में टकराती है तो क्या होता है कि जो प्लेट भारी होती है वो क्या होती है, सबडक्ट हो जाती है। तो मान लीजिए कि ए प्लेट भारी थी तो ये सबडक्ट हो जाएगी। अब जैसे ये सबडक्ट होगी तो अब क्योंकि ये सबडक्ट हो रही तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी प्लेट जो है पूरा पूरा डिस्ट्रॉय होगा, और जैसे डिस्ट्रॉय होगा और नई प्लेट इसके ऊपर आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक नए स्ट्रक्चर का मतलब नया स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हो जाता है जो बनाता है आपका फोल्डेड माउंटेन। क्या बन जाता है इससे अर्थ पे, फोल्डेड माउंटेन, ठीक। और इसी का एग्जांपल है आपका हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन में भी ये कहा गया कि एक तरफ जो है आपकी यूरोपियन प्लेट थी, एक तरफ एशियन प्लेट थी। एशिया की जो प्लेट है धीरे धीरे, या फिर इंडियन प्लेट जो है एशियन प्लेट थी, सॉरी एशियन प्लेट थी और आपकी इंडियन प्लेट थी। इंडियन प्लेट धीरे धीरे करके जो है आपके एशियन प्लेट से टकराती है, और उसी से जब जो भारी प्लेट वो सबडक्ट हुई है और उसी से हिमालय अभी बना है। और कुछ लोग यहाँ तक ये भी कहते हैं कि अभी भी यहाँ पे जो सबडक्शन का प्रोसेस है वो चल ही रहा है, इसीलिए जो हिमालय है उसकी हाइट हमेशा बढ़ती चली जा रही है। हिमालय अभी भी बनता ही चला जा रहा है, हिमालय अभी भी उसको हम न्यू माउंटेन कहते हैं क्योंकि वो अभी भी बन ही रहा है। दूसरी जो कंडीशन है कि मान लीजिए ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, अब ये क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। जब ये दूर जाती है तो मान लीजिए कि पहले तो यहाँ पे थी, अब पहली जो सिचुएशन थी वो यहाँ पे थी। धीरे धीरे जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाने लगी तो उससे क्या हुआ कि जो यहाँ का मैग्मा था एस्थेनोस्फीयर में, जो भी एस्थेनोस्फीयर का जो लिक्विड था, मोल्टेन मैग्मा था, वो बाहर आया। उसने क्या किया, या तो वो रिफ्ट बनाएगा, मतलब होता क्या है, वोल्केनिक इरप्शन होगा, वोल्केनिक इरप्शन से रिफ्ट बन जाते हैं, दरारें पड़ जाती है, और ये रिफ्ट पाई जाती है। आपका जो ये इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में जो गुजरात विंध्याचल वाला रीजन है, अभी आप लोग मैप लेके बैठे हो, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ताकि आप इधर देख सकते हो
कि फिजिकल मैप अगर किसी के पास है तो आप ओपन कर लो। इस फिजिकल मैप में जो विंध्य सतपुड़ा वाला रीजन है वहां पे क्या है, रिज मिला है पूरी की पूरी जो रिफ्ट एरिया रिज मिला है। इसकी वजह से क्या हुआ कि इधर वाला पार्ट तो सबडक्ट हो गया और इधर वाला पार्ट टूट गया। इसीलिए तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सारी जो नदियां हैं नदर्न हेमिस्फीयर की जितनी भी इंडिया में जो नदर्न साइड की जितनी भी रिवर्स है वो हमेशा बे ऑफ बंगाल में गिरती है, लेकिन जो नर्मदा और तापी है क्योंकि ये इस रिफ्ट में फंस जाती है, इसी रिफ्ट में फंसने की वजह से ये दोनों क्या है अरब सागर अरब कैरेबियन सी में गिरती है। तो पहला हमने समझा क्या कि जो है जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है कि जो पृथ्वी है पूरी मतलब जो अर्थ का लिथोस्फीयर है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड से नहीं बना है बल्कि ये कुछ मेजर और कुछ माइनर स्लाइड से बना हुआ है। मेजर स्लाइड वही है जो आपकी 7 कॉन्टिनेंट्स है, उन्हीं को हम मेजर प्लेट्स कहते हैं, मेजर प्लेट्स कहते हैं, और उसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं। ये जो प्लेट्स है ये आपस में हमेशा टकराती रहती हैं, ठीक है, मतलब और जब ये आपस में टकराती है या एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से के पैरेलल स्लाइड करती है, तो इसमें क्या होता है कि कई जो है ज्योग्राफिकल एक्शंस हमें अर्थ पे देखने को मिलते हैं और इन ज्योग्राफिकल जो भी ज्योग्राफिकल सिनेरियोज होते हैं अर्थ पे उससे या तो माउंटेन्स, रिफ्ट्स, वोल्केनो, अर्थक्वेक्स ये सारे जो सिचुएशन है वो देखने को मिलती है और इन्हीं के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है या जो आगे जो भी ज्योग्राफिकल चीजें बन रही हैं अर्थ पे वो कैसे बन रही है, इनका पता हमें इसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पता चलता है। क्लियर हुआ आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? बहुत डीप में जानने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें आपको समझ में आई। हाँ प्लीज आस्क। मैम जो अर्थक्वेक होता है वो इन तीनों में से कौन से एक्शंस होते हैं, सबडक्शन से या अगला इसका अगला आपका टॉपिक अर्थक्वेक ही है। पहले आप ये बताओ कि आपको प्लेट टेक्टोनिक समझ में आया? मैम ये जो अर्थ का क्रस्ट होता है ये अर्थ के क्रस्ट को इन्होंने बोला कि 7 प्लेट्स है, मेजर प्लेट्स और इन्हीं की मूवमेंट से माउंटेन्स और हिल्स वगैरह बनते हैं। इसमें इतना ही समझाया हुआ है, मतलब जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं वही प्लेट्स है। इन्होंने बताया है कि जहां से आपका अपर मेंटल और आपका लोअर क्रस्ट है, तो लोअर क्रस्ट क्या है, जो लोअर वाली क्रस्ट है वो एक मोल्टेन मैग मतलब कुछ लिक्विड फॉर्म है जिसको एस्ट्रोनोस्फीयर कहते हैं। इस एस्ट्रोनोस्फीयर पे वो प्लेट लगातार मूव कर रही है और जब ये प्लेट मूव करती है तो इनका जो पार्ट या तो जब सबडक्ट होगा या किसी से दूर जाता है तो वो उस मोल्टेन वाले लिक्विड वाले फॉर्म में चला जाता है और प्लेट क्योंकि वहां पे खत्म हो जाती है और नई प्लेट बनना शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है कि अर्थ के क्रस्ट पे डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलती हैं। इसी पर्टिकुलर पूरे सिनेरियो को प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। और कोई डाउट है आपको? संजीव, साक्षी, रवनीत और वो कनिनिका, मनु? मैम आप विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बारे में क्या कह रही थी कि ये दोनों एक दूसरे से फर्दर अवे मूव कर रहे हैं और इसकी वजह से बीच में? नहीं, ये नहीं कह रही थी, ये बोल रहे हूँ कि देखो 3 तरीके की मूवमेंट होती है। पहला मैंने आपको बताया वो है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये प्लेट ए है और ये बी है, जो भारी थी वो सबडक्ट करेगी, तो अगर ए भारी है, ए सबडक्ट की, तो यहाँ पे ये चला गया और ये आगे आपकी बी वाली प्लेट ऊपर, और जैसे ही ऊपर आएगी ये उठना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया, सारा बता रही हूँ, सारी बता रही हूँ आपको। ये हो गया, सारा बताने की जरूरत नहीं है दोबारा। नहीं, बाकी भी लोग जो है ना, और बाकी क्या है कि मान लीजिए ये दोनों किसी से दूर है, ठीक है, जब ये किसी से दूर जाएंगे तो जो आपका एस्टेनोस्फेयर का मोल्टेन मैग्मा है ये ऊपर आता है। जब ये ऊपर आता है तो ये क्या करता है, पूरे में स्प्रेड कर जाता है। ठीक है, इस तरीके से जब ये स्प्रेड होता है तो यहाँ पे बन जाता है आपका रिफ्ट या भ्रंश, या मतलब रिफ्ट या भ्रंश इसको कहते हैं हिंदी में, रिफ्ट बन जाता है। और जब ये रिफ्ट बनेगा तो इस रिफ्ट में इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा जैसे मान लीजिए अर्थ ये पूरा सीधा सीधा था, यहाँ पे कुछ पोर्शन जो है उठ गया, तो इसका जो फिजिकल टोपोग्राफी है वो इसने इसको इस पार्टिकुलर पार्ट से अलग कर दिया। तो जैसे ही आपका जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट और जो इंडिया का आपका नॉर्दर्न वाला पार्ट है, इनके बीच में बनी है रिफ्ट, और उस रिफ्ट वो जो रिफ्ट बनी है वो आपका अमरकंटक एमपी वाला जो विंध्या सतपुड़ा वाला जो रीजन है। देखो जो इंडिया का मैप है, कल मैं इंडिया का एक मैप इसमें अटैच कर लेती हूँ। देखो ये जो इंडिया का मैप है, यहाँ पे पूरा आपका विंध्य पर्वत पाया जाता है, जो विंध्य माउंटेन है वो पूरी लंबी सी इस तरीके से, और यहाँ पे है आपका सतपुड़ा। ठीक, इन दोनों के बीच में है वो है रिफ्ट।
इस रिफ्ट की वजह से क्या है कि जितनी नदर की जितने भी रिवर्स हैं वो सब क्या है बे ऑफ बंगाल में गिरती है, क्योंकि क्या है कि पूरा जो मतलब पूरा आप देखो तो सारी की ओरिजिन होती है हिमालय से निकलते ही ये लोग सब बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। इधर जो नर्मदा आपकी विंध्य से और सोन मतलब विंध्य जो आपका माउंटेन है वहां से भी जो रिवर निकलती है वो भी सब इधर ही गिरती है। लेकिन दो रिवर्स ऐसी है वो जो कि इस ड्रिफ्ट की वजह से यहाँ नहीं जा पाती, क्योंकि इसका जो टोपोग्राफी थोड़ा सा ऊपर है और वो जो दोनों नदियां हैं वो इस ड्रिफ्ट में क्या हो जाती है, आपस में ट्रैप हो जाती है। तो इस रीजन से कि इंडिया की दो ऐसी नदर रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती, और वो दो रिवर है आपकी नर्मदा और तापी जो कि इस ड्रिफ्ट में केज हो जाती है, ड्रिफ्ट में केज हो जाती है। इससे जो नर्मदा और तापी है वो आपकी अरेबियन सी में गिरती है और बाकी की जो रिवर्स है वो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बस इतना बताया था। आप कोई डाउट है इसमें? मैम जब हम मैप को देखते हैं तो नर्मदा और तापी के बीच में सतपुरा रेंज आती है, तो नर्मदा तो चलो रिफ्ट में फंस गई, समझ आया, बट तापी है वो सतपुरा के नीचे लाया कर रही है। सो दैट वाज माय कंफ्यूजन कि इसका वो इसका कैसे मतलब क्योंकि जो रिफ्ट है वो बहुत छोटा सा पार्ट तो होगा नहीं कि केवल उतने में होगा। रिफ्ट का जो पार्ट है वो बहुत लंबा सा है, वो आपका विंध्या से लेके सतपुरा पूरा कवर करता है। और जहाँ ये आपका जो वेस्टर्न घाट है, जहां से वेस्टर्न घाट मतलब थोड़ा सा वेस्टर्न घाट का जो पोर्शन है वहां पे भी आपका रिफ्ट बना हुआ है, तो उनके बीच में ये रिवर आपकी नर्मदा और तापी फंसी हुई है, राइट। और जो ये रिफ्ट है इन्हीं के बीच में नर्मदा और तापी के फंसे होने के कारण ये अरेबियन सी में गिर रही। ठीक है। और जो ज्योग्राफिकल टॉपोग्राफी है उसको हम कहीं पे स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि बस इसके बियॉन्ड ये नहीं पाई जाएगी। जहां से भी थोड़ा पोर्शन है, जहां तक भी उसकी टॉपोग्राफी थोड़ी सी उनकी होगी वो अब नदी को दूसरी तरफ जाने नहीं देगी। इसी वजह से जो आपकी तापी है वो भी आपकी अरेबियन सी में जा रही है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि विंध्या और सतपुरा एक टाइम पे एक ही रेंज हुआ करते थे और रिफ्ट की वजह से वो फर्दर अपार्ट होते चले। ये ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जो है ये जो आपकी ज्योग्राफर्स हैं अगर वो दोनों एक ही होते तो ज्योग्राफर्स स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, क्योंकि आपकी इसमें सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो क्या था, जैसे आपका ये यूरोप और एशिया है, तो पहले माना जाता था कि जो ये यूरोप और एशिया इसको एक ही बोलते थे कि ये यूरेशिया है, ठीक। तो अब जब पूरा एक ही बात है, तो जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इमरजेंस में आई तो इन्होंने देखा कि इसका मतलब कि यूरोप और एशिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डिसिमिलरिटी दिखा रही है, इसका मतलब कभी ना कभी दोनों दूर गई होंगी। पहले मतलब जो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की शुरुआत है वो मानती है कि अभी आप इसको जोड़ो, जैसे ये पार्ट यहाँ आके लग जाएगा, देखो तो ये वाला पार्ट यहाँ कहीं जुड़ रहा है, तो ये जो पूरा अर्थ है ये वाला कहीं यहाँ पे कहीं जुड़ रहा है, तो आप देखो तो ये पूरा का पूरा कोलाज है, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा गोल हो जाएगा, मतलब ये देखो यहाँ पे जुड़ेगा, ये यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये पहले ऐसा माना जाता था कि पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड था। जैसे जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आगे मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो बोल दिया गया एक्सेप्टेंस है वो यही बताता है कि धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हुई और उससे क्या हुआ, ये सारे जो है एक दूसरे से दूर होते चले। और क्या हुआ कि जब इनको हमने प्रॉपर स्टडी किया तो जो वो होता है ना कि वो मिलते हैं आपके फॉसिल्स मिलते हैं, तो जैसे फॉसिल्स यहाँ मिले थे वैसे ही फॉसिल्स यहाँ मिले, तो इसका मतलब ये माना जाने लगा कि कभी दोनों आपस में लगे हुए थे, सटे हुए थे। धीरे धीरे विद इन द कोर्स ऑफ टाइम ये जो पार्ट है वो किसी से दूर चले गए, और अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि कुछ जो पार्ट है वो जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इवन एक थ्योरी ये भी कहती है कि जो इंडियन प्लेट है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती ही चली जा रही है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है अभी भी सब, ठीक है। और इसीलिए जो हिमालय वो लगातार ग्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक के लिए ये हम अगर ये कहते हैं कि विंध्या और सतपुरा एक थे, तो जब अगर ज्योग्राफर्स ने इसको स्टडी किया अगर तो उसमें सिमिलैरिटी नहीं थी, उनके सॉइल में सिमिलैरिटी होती या उसमें फॉसिल्स कुछ सिमिलर होते, तब तो नहीं कह सकते थे कि विंध्या और सतपुरा एक ही रहे होंगे। यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से दूर जाने वाली दो प्लेटें रहेंगी, ठीक है। तो अब इसमें मत जाइए कि वो सारा क्या होगा। क्या पूछा आपने साक्षी मैम? पहले सभी कॉन्टिनेंट साथ थे जैसे हम, अच्छा हाँ वही पेंजिया और जो गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड वाली चीजें है ना, तो बस वही वाला टॉपिक है, पर वो क्योंकि एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम देके और उसको पेंजिया अंगारा और गोंडवाना समझने में बहुत टाइम देना ठीक नहीं होगा। हिमांशी मैम ये रिवर और सब टॉपिक पहले हो गए या नहीं? कोई कुछ भी नहीं हुआ है, कोई टॉपिक नहीं हुआ है अभी, तो सिर्फ बिगिनिंग है। प्रेरणा क्लियर हुआ आपको? यस मैम। अब आ जाते हैं आपका अर्थ देखते हैं। तो देखो जितने भी ये नेचुरल फिनोमेना होते हैं, चाहे से आपका फ्लड हो या आपका ये अर्थक्वेक हो, ड्रॉट हो, मैम ये जो प्लेट मूवमेंट होते हैं ना मैम, क्या मैम इसी की वजह से जो हिल
हिल फॉर्मेशन या फिर जितना भी हाँ लेक हाँ ओशन फॉर्मेशन हाँ, इन्हीं इसी की वजह से होता होती है। है ना? लेकिन नहीं, केवल एक ही वजह नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक है, ठीक है, हाँ, बहुत मतलब वन सारे ऑफ द रीजन रीजन, है इसके हाँ पीछे। हाँ, वन वन ऑफ ऑफ द द रीजन रीजन। हो सकते हैं। या अब आ जाते हैं आपके अर्थक्वेक पे। तो जितने भी आपके नेचुरल फिनोमेना है, चाहे वो आपका अर्थक्वेक हो, फ्लड हो या आपका ड्रॉट हो, उसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है, बहुत सारे नेचुरल रीजंस मिलते हैं। तो इसीलिए इसीलिए अगर हम अर्थक्वेक को जब हमने पढ़ा, अर्थक्वेक को जब हम समझने जा रहे हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो भी किसी एक रीजन की वजह से नहीं होता। अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक का मतलब है शिवरिंग ऑफ द अर्थ, शिवरिंग ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। जब अर्थ की क्रस्ट पे शिवरिंग देखी जाती है तो उसको हम कहते हैं शिवरिंग या शेकिंग। जो अर्थ की क्रस्ट है जब उसमें शेकिंग होती है, उसी फिनोमेना को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब ये जो रीजन, इसके पीछे क्या क्या रीजन है वो तो हम देखेंगे कि क्या क्या रीजन इसकी वजह से अर्थक्वेक हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, जहां पे भी अर्थ, जैसे अर्थ का वो देखो, आप न्यूज देखते होंगे कि अर्थक्वेक आया, तुरंत कहते हैं इसका एपिसेंटर कहाँ है। एपिसेंटर मतलब वो 90 डिग्री का एंगल जहां से सबसे पहले जो ट्रेमर्स है वो रिकॉर्ड किए गए। तो जो जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान है टेररिज्म का एपिसेंटर। तो एपिसेंटर मतलब जहां से एक्चुअली वेव्स शुरू हुई। अब इतना डिटेल में है नहीं, तो 3 तरह के देखो, एसपीएल, ठीक है, ओरिजिन बोल सकते हैं मैम, जहाँ से ओरिजिन होता है एपिसेंटर, जहां से भी ओरिजिन होता है। जैसे कि पाकिस्तान में कहते हैं एपिसेंटर है टेररिज्म का, वैसे ही एपिसेंटर जहां से वो जो है शुरुआत हुई अर्थ के ट्रेमर्स की, उसको हमने कहा कि वो है आपका अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक आता है 3 तरह के, मतलब 3 तरह की जो वेव्स होती है, उन्हीं के मतलब जो वेव्स की आपस में मतलब वेव जो है ट्रेवल करती है, उन्हीं की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी क्या करती है, आपके अर्थ के क्रस्ट पे अर्थक्वेक लाने का काम करती है। अब जो ये वेव्स होती है उसको हम 3 भाग में, 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एस वेव्स, पी वेव्स और एल वेव्स। अब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एस वेव क्या है, पी वेव क्या है, एल वेव क्या है। आप सिंपली इतना समझिए कि जो 3 मतलब जो अर्थ की जो मतलब ये समझते हैं इसको कि जो वेव्स होती है, जब वेव्स क्या है आपस में लगातार ट्रेवल करती रहती है, तो ये वेव्स है आपस में लगातार हमेशा जो है ट्रेवल करती रहती है अर्थ के क्रस्ट पे। मतलब कि जो 30 डिग्री वाला, जहाँ पे 30 डिग्री के बाउंड्री है ना, 30 किलोमीटर वाली, वहां पे इसकी जो है लगातार मूवमेंट होती रहती है। इसी फ्लो में जब ये लगातार एनर्जी फ्लो होती रहती है, और इन एनर्जी के फ्लो पे क्या होता है कि जैसे एनर्जी रिलीज हो जाती है, और ये एनर्जी क्या करती है, अर्थ के क्रस्ट में शेकिंग ला देती है, और उसी को हमने कहा कि वो जो फिनोमेना है वो अर्थक्वेक बन जाता है। अब अर्थक्वेक के कोई एक रीजन हम नहीं दे सकते कि केवल इसी की वजह से अर्थक्वेक आया है। इसमें एक रीजन प्लेट टेक्टोनिक को भी देते हैं। प्लेट टेक्टोनिक में वो दोनों ही रीजन, पहला रीजन जिसमें कि एक प्लेट दूसरे से सबडक्ट होगी, और दूसरा रीजन जब एक प्लेट दूसरे से दूर जाएगी, दोनों ही फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, चाहे वो आपका डाइवर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक हो, चाहे वो आपका कन्वर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक हो। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि अर्थ के जो क्रस्ट पे शिवरिंग होती है, ठीक। तो यानी कि अगर आपका नया माउंटेन का फॉर्मेशन होगा तो भी अर्थक्वेक आ सकता है, या आपकी ड्रिफ्ट पहले बनेगी तो भी अर्थक्वेक के जो क्रस्ट पे शिवरिंग को फील किया जा सकता है। दोनों ही कंडीशन में अर्थक्वेक आ सकता है। जितनी क्लियर हुआ ये चीज? आप पूछ रहे थे कौन से वाले कंडीशन में होता है। तो अर्थक्वेक क्या है कि अगर दोनों प्लेट से टूट गए तो भी जो है आपका अर्थ की जो है क्या एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी। जैसे एनर्जी रिलीज होगी वो किसका फॉर्म ले लेगी, आपकी अर्थक्वेक का। तो अर्थक्वेक में जैसे कोर्स में एक चीज ये भी लेना कि अर्थक्वेक से जो डैमेज आ जाते हैं उसको भी समझना आपको आना चाहिए, तो उसको कराने की जरूरत है आपको। वैसे भी लिखने वाला पेपर है नहीं, अगर वो क्वेश्चन आएगा तो भी आप देख के चलोगे। अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, क्या होगा अर्थक्वेक आने से? मतलब क्या सवाल है आपका? मतलब इसमें यही अर्थ क्वेश्चन आता है कि जैसे भी जो एक आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सारे जो डिजास्टर है, अर्थक्वेक हो गया, आपका फ्लड है, तो अगर ये आएगा तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, या ये चीज आता है तो क्या होता है, मतलब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन है कि आप कर पाओगे इसको, लेकिन कॉमन सेंस कॉमन सेंस तो आप कर ही सकते हैं। कोई फायदा नहीं कि इतना टाइम देके अलग से बताया जाए, ठीक है। अगर कोई पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की वो इंपॉर्टेंट होगी तो वो मैं आपको करंट अफेयर डिस्कस करूंगी, तो पूरा का पूरा नोट करा दूंगी कि कोई डिजास्टर मैनेजमेंट से लेके गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है तो वो कर लीजिए।
और अदरवाइज उससे उनको क्वेश्चन पूछना नहीं, अगर उन्होंने पूछ लिया तो कहीं ना कहीं तो फिर वो तो अच्छा है बच्चों के लिए कि वो तुरंत देख के इसको टेक कर। अब फिर होगा ऑब्वियसली कि लोगों की डेथ होगी, बिल्डिंग्स का लॉस होगा, ये सब तो देख के ही समझ में आ जाएगा। ठीक, तो दोनों ही जो सिचुएशन है, चाहे आपका कॉम्प्लेक्स बाउंड्री हो चाहे वो डाइवर्जेंट बाउंड्री हो, दोनों में ही क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं। जो सेकंड टाइप का अर्थक्वेक होता है वो होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक। मैम ये तो समझ आ गया कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से अर्थ को एक कॉज होता है, बट मैम इसके पीछे क्या रीजन है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट ही क्यों होती है? मतलब उनके पीछे भी कोई कॉज है? यस मैम, ये दो। प्लेट्स क्यों मूव कर रही है? यस मैम। तो अभी तो हमने यही बताया ना कि जो अर्थ का जो प्लेट है वो किसी एक डिस्क पे नहीं बना हुआ है, केवल एक ही डिस्क नहीं है, ये बहुत सारी डिस्क है जो कि कुछ एस्टेनोस्फीयर लिक्विड फॉर्म में है। उस पे ये लगातार क्या कर रही है, क्योंकि लिक्विड है तो वो लगातार मूवमेंट हो रही है, और इसी मूवमेंट में क्या हो रही है, कभी वो आपस में टकराती है, कभी दूर जाती है। कैन यू इंक्लूड इन? हाँ, एमसीक्यू सीट तो आपको देना ही है, ये पूरा ये टॉपिक हो जाए तो आपको एमसीक्यू सीट मिल जाएगी, उसको तो हमने क्लास में करना ही है। फ्राइडे को उसको मिल जाएगी आपको ज्योग्राफी की पहली एमसीक्यू सीट। बिना एमसीक्यू सीट के तो फिर कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने का। मैम हम एमसीक्यूज करने का एक तरीका आपके बार ये अपना सकते हैं क्या कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस दे दिया करें और फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन शीट दे रहे हो तो उसके पहले पेज पे आप पिछले शीट के आंसर्स दे दें, जिससे कि हमारा क्लास में हम वही क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो उससे टाइम भी बच जाएगा और मतलब हाँ, सारे अच्छा क्वेश्चंस के बाकी आंसर्स भी बाकी मिल लोगों का क्या जाएंगे। है, बाकी सबका ठीक है ऐसे जैसे ही कि कर- हिस्ट्री में हमारे क्वेश्चंस छूटते ही चले गए थे आखिरी हाँ तक। हाँ राइट। तो ये तरीका ठीक है, सिर्फ आंसर दे दे, अगर आप किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो पूछ लीजिएगा। साथ के साथ ये दीजिएगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मैम क्लास में डिस्कस तो करना चाहिए मैम। यस मैम, क्लास में डिस्कस तो हम करते हैं तो वहाँ पे तो हमें आंसर्स मिल ही जाते हैं। क्लास डिस्कशन इज द तब हम बेस्ट लोग नोट कर लेते हैं, क्योंकि या क्लास में जब डिस्कस करते तब हमें क्वेश्चन के अलावा और भी बहुत सारे कुछ मतलब आप पूछते रहते हैं तो वो और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है एग्जैक्टली, मैम। एक काम जैसे करते मैम हैं ने कि पॉलिटिक्स में बोला था। और अब जब हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग आंसर तो नोट कर ही लेते हैं मैम। अच्छा एक काम करते हैं, देखो दोनों का बैलेंस बनाते हैं। जब आपको पहली शीट देंगे, जब दूसरी शीट देंगे, दूसरी शीट में आपको आंसर्स दे दिया करेंगे पहली शीट पर ना। तो इस बार जो पेपर बनाते हैं उसमें नंबर लगा देते हैं कि पेपर शीट 1। तो जैसे आपके पास पेपर शीट 2 जाएगी उसमें हम आपको आंसर्स दे देंगे पेपर शीट 1। ठीक, इन केस अगर आपकी क्लास मिस हो गई, कोई चीज ऐसा हो गया कि नहीं डिस्कशन हो पाए, तो कम से कम आपके पास आंसर्स रहना चाहिए, है ना। और बाकी जो है क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करना थोड़ा सा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर भी आपको आंसर्स मिल जाने चाहिए। इसलिए जब पेपर 2 जैसे आपके पास आएगा तो पेपर 1 के आंसर्स में पहले पेज पे डाल देंगे, आप उसको चेक कर लिया करिएगा। ठीक, पेपर 3 जब आएगा तो पेपर 2 के आंसर्स में डाल देंगे और डिस्कशन भी कर लेंगे क्लास में, दोनों चीजें लेके चलते हैं। मैम अब ठीक रहेगा। डिस्कस होने के बाद आप शेयर करिए आंसर की। हाँ, तो वही चीज तब तो है सही ना रहेगा। बच्चे कि देखो पेपर 1 मतलब देंगे, क्लास में आंसर तो बोलने के आपको बाद दिया नहीं, पेपर जब 2 देंगे उसमें आंसर रहेगा, तब तक तो डिस्कस हो चुका रहेगा क्लास में, चलेगा, ये सही रहेगा। जी मैम। प्रेरणा यस मैम, ये ठीक है। हाँ प्रेरणा जी और मैम वो रवनीत, हमारा हिस्ट्री का बहुत छूट गया ना, इसलिए सब हम सारे हिस्ट्री वाले सब बहुत परेशान है। रवनीत, प्रेरणा, कनिका, आंसर्स दे देती हूँ आप लोगों को, सैटरडे को सारे आंसर्स भेज देते हैं। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आप लोग हिस्ट्री और क्वालिटी रिवाइज कर रहे हो? जैसे यस मैम, कनिका और अब प्रेरणा एग्जाम आ गया पास, हिस्ट्री क्वालिटी रिवीजन चल रहा है आप लोगों का। इधर से जाशु लंकर, हिमांशी तो नहीं है, प्रणति, प्रतिभा, हिस्ट्री क्वालिटी का रिवीजन कर रहे हैं आप लोग? अभी तो CHSL आएगा ना, हाँ, CGL तो तो मई CHSL में में तो है। बच्चे दे रहे हैं ना। आप लोग CHSL नहीं अप्लाई कर रहे हो? I haven't, but लोग होंगे Okay. जिन्होंने करा होगा। लेकिन अगर आप पेपर नहीं भी दे रहे होंगे ना, तो भी आप क्या करिएगा कि जो पेपर आएगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और वैसे ही जैसे कि अगर आप अपीयर करते तो कैसे देते, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। ओके। हिस्ट्री के भी मेडिवल की शीट्स नहीं मिले, क्या नहीं मिला है? आंसर्स नहीं मिला है। अच्छा हाँ, मेडिवल का भी आंसर बचा है आपका, मॉडर्न का भी बचा है। आंसर्स मैं सारे भेज देती हूँ, आप आंसर्स के थ्रू मतलब आप अपने आंसर्स टिक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है कि मतलब इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों होगा, तो आप एक काम करिए, कहाँ पूछेंगे, एक तो क्लासेस लाइव जाती है, नहीं तो फिर नंबर वगैरह चेंज दे दो। ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स तो गूगल से ही मिल जाने हैं, बट
इन केस देयर सम डाउट तो फिर वो यहाँ ज्योग्राफी की क्लास में वी कैन टेक हाँ इट। हाँ। एक्चुअली दिक्कत ये नहीं होती कि आंसर पता कर लिया जाए। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आपके प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया के प्रेसिडेंट, आप गूगल करोगे तो गूगल गुरु तुरंत आपको बता देंगे कि रामनाथ कोविंद जी हैं। लेकिन जब हम आप किसी से पूछते हैं ना, टीचर के थ्रू पता करते हैं, तो क्योंकि टीचर भी उसी सिचुएशन से गो थ्रू हो चुका रहता है, या आप किसी मेंटर से पूछते हो या आप अपने किसी सीनियर से पूछते हो, तो वो भी उसी से गो थ्रू करके रखते हैं, तो आपको 10 चीजें एक्स्ट्रा पता चल जाती है कि भाई अभी चलो ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो रामनाथ कोविंद जी है, तो रामनाथ कोविंद जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब किस पर्टिकुलर स्टेट से वो सिलेक्ट होके आए हैं, फिर प्रेसिडेंट किस आर्टिकल से सिलेक्ट होके आए हैं, तो बहुत सारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाती है। इसलिए शीट करने का एक ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। शीट सॉल्व करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप मल्टीपल तरीके से सोच पाए। अब जैसे कि मान लो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक, मान लो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा, देखो पढ़ने का अप्रोच क्या होता है कि कोई एक बच्चा एनसीईआरटी उठाया, उसने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो में जब वो हो रहा था, डिगिंग की प्रोसेस हो रही थी, तो वहां से एक रेड कलर का कपड़ा मिला। अब एक तो पढ़ने का तरीका होगा कि मतलब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पेन लेके बैठते हैं, अच्छा मोहनजोदड़ो में वो हुई डिगिंग होते समय रेड कलर का कपड़ा मिला, अंडरलाइन, और फिर वो पूछेंगे रेड कपड़ा कहाँ मिला, तो दूसरा वाला जिससे भी पूछेंगे आपस में रेड कपड़ा कहाँ मिला, अगर सामने वाले ने बता दिया मोहनजोदड़ो, मूड खराब कि भाई हमने इतना पढ़ा और इसने तो तुरंत बता दिया और वो नहीं बता पाया, थोड़ी देर मुस्कुराएंगे, फिर मुस्कुरा के बताएंगे मोहनजोदड़ो में ऐसे ही एसएससी पास थोड़ी होता है, ठीक। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका होता है कि जो है थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना, कि जैसे हमने पढ़ा कि भाई मोहनजोदड़ो में जब डिगिंग हुई तो वहां पर रेड कलर का कपड़ा मिला, तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे रेड कलर का कपड़ा मिला, तो जरूर यहाँ पे क्या होता होगा, कॉटन की कल्टीवेशन होती होगी, कॉटन की कल्टीवेशन होती होगी, तो इसका मतलब ऐसा था कि उस समय इन्होंने कलर्स की खोज कर ली थी, कलर का खोज कर लिया था, तभी तो रेड कलर का कपड़ा मिला। फिर अगर यहाँ पे कपड़ा मिला तो इसका मतलब जरूर कपड़े बनाने की जो टेक्निक है वो भी इनके पास रही होगी। तो एक छोटी सी लाइन हमें कितनी सारी चीजें बता दी है। इसीलिए एक पर्टिकुलर फैक्ट से जब कई सारे फैक्ट डिराइव करना आ जाए, वही है एक्चुअली शीट सॉल्विंग का मेन ऑब्जेक्टिव, राइट। तो आप ऐसे लेके आए कि केवल 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो उससे आप 100 क्वेश्चन बना लोगे, और ऐसे आप लाख क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, 100 इन्फॉर्मेशन भी आपके पास नहीं मिलेगी, राइट। तो इसी अप्रोच के साथ हमें पढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा कि आप हिस्ट्री के क्वेश्चन भले से मैं आंसर दे दूंगी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको नहीं होता, तो आप फिर भी उसको मल्टीपल डायमेंशन से सोचने की कोशिश करिए, ताकि मतलब ऐसा नहीं कि डाउटफुल रहे, इसलिए कि आपके कुछ रीजनल डाउट्स आए, आप सोचो, ठीक है, थोड़ा सा क्यूरियस होइए कि ऐसा था तो क्यों था, नहीं था तो क्यों नहीं था, ठीक। तब जब आप सोचेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा जीएस पढ़ना, और बहुत जल्दी आप अपने एग्जाम को क्रैक भी कर पाओगे, समझ रहे हो। सैटरडे को कोई क्लास ही नहीं खाली है लेने के लिए। मैंने बात तो की थी कि सैटरडे को कुछ मिल जाए, तो वो कोई भी शेड्यूल आप लोगों का फ्री ही नहीं है। वोल्केनो देख लेते हैं। वोल्केनो क्या है कि जो आपका अर्थ वाला, आपका जो मेंटल वाला पार्ट है, उस मेंटल वाले पार्ट से क्या हो रहा है कि जो मैग्मा है, मतलब अर्थ का जो मेंटल वाला पार्ट है, वो हमने कहा वो लिक्विड फॉर्म में है। उस लिक्विड फॉर्म से जब वो मैग्मा बाहर आ जाता है, मैग्मा के फॉर्म में वो बाहर आता है, लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है, उसको हम कह देते हैं वोल्केनो। अब वोल्केनो के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, इसके पीछे भी वही रीजन हो सकते हैं, या तो अर्थ पे अर्थक्वेक आ जाए, या प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो है प्लेटें या तो आपस से दूर हो जाए या आपस में पास में आ जाए। तो इन सारी कंडीशन की वजह से अब वोल्केनो के पीछे का कोई एक एक्चुअल रीजन पता करना मुश्किल है कि किसी एक रीजन की वजह से वोल्केनो आता है। फिर भी हम ये मानते हैं कि या तो अर्थक्वेक हो या प्लेट टेक्टोनिक्स हो, इन्हीं की वजह से जो है अर्थ पे वोल्केनो आते हैं। वोल्केनो से में क्या होता है कि जो अर्थ के अंदर का फिसाइल मटेरियल जब वो बाहर आ जाता है, उन्हीं को हम जो है स्टडी करते हैं, उसी से पता चलता है कि अर्थ के अंदर इंटीरियर पार्ट में क्या क्या चीजें पाई जाती है, ठीक। तो जब ये ऊपर आता है तो क्या होता है, अपने साथ जो भी ये लेके मतलब कि ऐसी लेके ये सारी चीजें जब बाहर आती है, इसी से क्या होता है कि जो जमीन होती है वो आपस में क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। और बाकी तो ये सारी जो नेचुरल डिजास्टर है, चाहे आपका वोल्केनो हो, चाहे आपका अर्थक्वेक हो। अब इसमें जो अर्थक्वेक है, सॉरी वोल्केनो है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला जो आपका वोल्केनो है उसको हम कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो मतलब वर्ल्ड में कई ऐसे पार्ट है जो लगा, मतलब जो वहां के वोल्केनो है वो पता नहीं कब से उसमें इरप्शन हो रहा है और अभी तक भी इरप्शन चलते चला आ रहा है। तो एक्टिव वोल्केनो वो जहां पे इरप्शन लगातार हो रहा है। ऐसे एग्जांपल से क्वेश्चन है, जैसे कि मोना लोआ ये हवाई में है, मोना लोआ हवाई में, एटना इन सिसिली यानी इटली में है, ठीक है, वेसुवियस ये इटली में। इससे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन एक्टिव वोल्केनो है, इनमें से कौन डोरमेंट वोल्केनो है, और इनमें से कौन एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। तो जितने भी एग्जांपल है ये हमें एकदम
होता है ना कि एकदम बैठा हो टू की टेबल की तरह कि जगा के भी पूछो तो भी बताएं। तो जैसे कि मोना लोआ ये एक्टिव वोल्केनो है, अभी भी यहाँ पे इरप्शन हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहाँ है, और ये भी आ सकता है कि कौन सा टाइप का वोल्केनो है। ठीक, एक्टिव वोल्केनो जिसे अभी भी जो आपके लावा है वो बाहर निकल रहा है, उसको देखा ये है एक्टिव वोल्केनो। दूसरा है आपका डॉर्मेंट वोल्केनो, जिससे क्या होता है कि एक टाइम पे निकला है, अभी नहीं निकल रहा है, लेकिन निकलने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि वो मतलब एक टाइम पे निकला, बंद हो गया, फिर निकला, फिर बंद हो गया। अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं निकलेगा, हो सकता है कि अभी भी जो आपका लावा है वो बाहर आ जाए। ऐसे वो जो वोल्केनो है जैसे आपका फ्यूजियामा जापान में, इंडिया में भी इसका एग्जाम्पल है, अंडमान में ये है, बैरन आइलैंड अंडमान में। ठीक है, तो ये जो हाँ आज मैम इंडिया का जो बैरन आइलैंड है ना अंडमान का, तो एक्टिव में आते हैं मैम, एक्टिव नहीं कैटेगरी में आते हैं। अभी मैंने इसको देखा कि वो डॉर्मेंट में शो कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आप इसको डॉर्मेंट में डाल दिया होगा, मैं भी चेक कर लूंगी, पर आप भी गूगल पे कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी क्लास से पहले मैंने इसको चेक किया, क्योंकि कुछ दिन पहले बैरन आइलैंड नेट में दिखा रहा था। तो एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ कि बैरन क्या है। कुछ दिन पहले भी मैम और से स्मोक सब निकल रहा था, एक्टिव है एक्चुअली वो। डॉर्मेंट में शो हो रहा है, शरणदीप इज आल्सो सेइंग कि डॉर्मेंट में शो हो रहा है। एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ, क्योंकि इसी को लेके बहुत दिनों से न्यूज बनी हुई थी बैरन आइलैंड को लेके, तो अभी तो वो डॉर्मेंट में दिखा रहा है। फिर भी एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं भी क्रॉस चेक कर लीजिए कि अभी इसकी कहाँ पे है। ठीक, एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो अब वहाँ पे बहुत लंबे समय से कोई भी वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है, तो क्योंकि बहुत लंबे टाइम से नहीं हुआ तो ऐसा माना जाने लगा है कि अब यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा। ठीक, इसको हमने कहा कि ये हो गया एक्सटिंक्ट, अब ये वोल्केनिक मैम वो अब एक्टिव हो गया। कौन सा बैरन? हाँ, अब वो एक्टिव हो गया। अंडमान वाला। अच्छा, तो इसको अब यानी कि इसमें चला गया एक्टिव वोल्केनो में। ठीक है, एक बार फिर से मैं फिर भी क्रॉस चेक कर लेती हूँ। ठीक है, एक बार वैसे शरणदीप ने बता दिया है। मैम एक्चुअली वो एक्टिव वोल्केनो ही है, मैं भी अंडमान से हूँ, पोर्ट ब्लेयर आप से। अंडमान से? तो ओके, जी मैम, जो हमेशा न्यूज में रहता है मैम, हमेशा वो कभी ना कभी स्मोक निकलते रहते हैं। 2 वीक्स पहले भी कुछ स्मोक सब निकले तो न्यूज में थे। तो फिर आप इसको डाल लीजिए एक्टिव वोल्केनो में, आप इसको एक्टिव वोल्केनो में कर लो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो जिसके कि अभी मतलब किसी भी तरीके का इरप्शन नहीं हो रहा है। आप अंडमान से यहाँ पे लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं संजीव? यस मैम, अभी फिलहाल तो अंडमान से। ओह, सो आज के लिए इतना रखते हैं, कल से हम आपका शुरू करेंगे एटमॉस्फेयर। कल वाली जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर समझना सबसे टफेस्ट काम होता है। इसमें विंड्स की मूवमेंट जल्दी समझ में नहीं आती। एटमॉस्फेयर को क्लियर करेंगे, कोशिश करते हैं कि कल मतलब पूरे क्लास में एटमॉस्फेयर को कवर कर लिया जाए। उसके बाद ओशियनोस्फेयर, यानी इस वीक में जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी का मेन पार्ट है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और ओशियनोस्फेयर, जब ये कवर हो जाए तो ताकि मंडे से आपकी इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर पाए। ठीक, तो कोशिश करिएगा कि मंडे तक आपके पास मैप आ जाए। इन केस अगर आपके पास मैप नहीं आता है तो आप इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप इसके प्रिंट आउट ले लीजिएगा कलर फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एचडी में आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप अपने साथ रखिएगा जब इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, ताकि आप उसको मार्क करते चले। नहीं तो बहुत दिक्कत होगी मार्क करते समय कि ये रिवर यहाँ से यहाँ जा रही है, कहाँ पे माउंटेन है, इस माउंटेन की सबसे ऊंची वाली पीक क्या है, तो बाद में रटना पड़ेगा। इसीलिए मैप अपने साथ रखिएगा, आप उसका कलर प्रिंट आउट ले लीजिएगा एचडी फॉर्मेट में, फिजिकल मैप का भी और पॉलिटिकल मैप का भी इंडिया का। ठीक है, तो वो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। कोई डाउट आज की क्लास में? बाकी सबको समझ में आया? हिमांशी आपको समझ में आया? मैम कौन सा मैप? फिजिकल मैप और पॉलिटिकल इंडिया का खाली लेना है जैसे स्कूल में भरते थे, या फिर प्रॉपर्ली पूरा मतलब डिटेल, ताकि आप मार्क कर पाओ कि मतलब अच्छा ये अमरकंटक है तो अमरकंटक की ये सबसे ऊंची वाली पीक है। तो देखिएगा जो एचडी फॉर्मेट में होगा वही लीजिएगा, ताकि चीजें विजिबल हो, उसी का प्रिंट आउट निकालिएगा एचडी फॉर्मेट में हो, जिसमें कि जो फिजिकल वाला हो उसके चीजें विजिबल हो। ठीक है, कल मैं आपको एक काम करती हूँ, दिखा दीजिए कैसा वाला मैप का प्रिंट आउट हो, तो मैं इसको ले आऊंगी। उस तरीके का मैप जो है आप वो निकाल लीजिएगा उसका प्रिंट आउट, एक फिजिकल मैप इंडिया का और एक पॉलिटिकल। और एक अगर आप चाहिए तो अपने साथ एक मतलब एंटी मैप रखिएगा फिजिकल का, पॉलिटिकल नहीं, फिजिकल का एंटी मैप रखिएगा। अगर तो आपको कोई चीज नहीं मिलती है उसमें आपके मैप में, तो आप उन चीजों को अपने साथ मार्क करते चलिएगा आपके एंटी वाले मैप में। ठीक, उसको बाद में जब आपका एटलस आ जाएगा तो उसमें मार्क कर लीजिएगा। कोशिश करिए कि एटलस आ जाए टाइम पे, मंडे तक नहीं भी आता है तो आप ये प्रिंट आउट जरूर ले लीजिए तब तक, तो फिर तभी जो है आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिर रटना पड़ेगा बहुत ज्यादा। और कुछ? हिमांशी क्लियर हो रहा है ना? और इधर से प्राप्ति, प्रतिभा,
यश क्लियर हुआ? और वो जो आंसर से आपका हिस्ट्री वाला सैटरडे को देखती हूँ मैं क्या क्या एक तो कितना तो हो गया होगा, कौन कौन सी शीट है ये भी नहीं आती कि किस किस आपके साथ डिस्कशन हो चुका है। तो एक काम करेंगे, सारे ही आंसर्स आपको भेज देते हैं हिस्ट्री के और मिडिवल हिस्ट्री के, तो आप उसको कर लीजिएगा। पॉलिटी वाले बच्चों का सारा कुछ आंसर आप लोगों से डिस्कस हो गया था। इधर से संजीत, दीप्ति, आप लोगों के साथ पॉलिटी की सारी शीट हो गई डिस्कस या कुछ बचा था? सब कंप्लीट हो गया मैम। पॉलिटी में सब हो गया, हिस्ट्री वालों का बच्चा है ना, हिस्ट्री वाले मेरे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अब तो इन लोगों का कोर्स कितनी जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना पड़ा और एंशिएंट में एकदम परेशान होके फिर बैठे थे सारे। कोई नहीं, हम इसका आंसर आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, सबके जल्दी सारा कुछ हो जाए। मैम पॉलिटी का कोई नया बैच स्टार्ट, आई एम नॉट अवेयर कि कोई बैच स्टार्ट हुई है क्या? अभी तो खत्म हुई है, अभी तो ज्योग्राफी की है, सारे सब कलेक्टिवली शायद ज्योग्राफी पढ़ते हैं जितना पता है। ठीक, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज सुनना शुरू कर दीजिए कि थोड़ा आप मतलब 15 मिनट जो है आप न्यूज सुन पाए, ठीक है। और कोशिश करिए कि ऐसे पढ़िए कि थोड़े डाउट्स आपके दिमाग में आए, है ना। इसलिए नहीं कि डाउटफुल रहना है, इसलिए कि आपको क्यूरियस बनना है, क्यूरियस बन के ही एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि बस जबरदस्त स्टैग्नेंट होकर बैठे हैं और सोचे कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल है। जितना क्यूरियस होकर पढ़ेंगे उतना अच्छे से मतलब आप अपनी जीएस पढ़ोगे। और अपार्ट फ्रॉम एसएससी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें क्रैक करनी होती है और कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक्टिव सिटीजन तो बनना है ना इंडिया का। इसलिए पढ़ने के लिए, एग्जाम पास करने के अलावा पढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, और सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ेंगे तो शायद बहुत कुछ छोड़ के पढ़ेंगे। और जितना क्यूरियस होकर पढ़ेंगे उतने अच्छे से आएगा आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। और ऑप्शन एलिमिनेशन ही एक तरीका होता है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम से क्लियर करना, कि हमें ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करें, कैसा अपना दिमाग लगाएं कि भाई कौन मैक्सिमम जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच जाए, राइट। सब चीजें रटने नहीं जा सकती, कितना रटेंगे, दिमाग की भी कैपेसिटी है, सब चीजें रट नहीं सकते, लेकिन ठीक है जितना नहीं भी रट सकते उसको भी हम कर ले जाए। तो उसी में मतलब पास होने और नहीं पास होने वाले बस वही थिन लाइन है जो लोगों को पास कर देती है और बाकी लोग नहीं पास हो पाते, ठीक। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, बाकी की डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। So good night all of you.